स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर क्या है? नहीं। ओके, सेंटर से याद है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। सर्कम सेंटर किसका इंटरसेक्शन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन था? एंगल बाइसेक्टर्स का। और मीडियंस के इंटरसेक्शन का नाम सेंट्रोइड। इतने सेंटर्स थे। अब इन सबके फॉर्मूलाज भी लिख लिए थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, कुछ के आसान थे। इन सेंटर और सेंट्रोइड का बड़ा आसान था। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। फिर इन सेंटर आ रहा था, तो इन सेंटर में हम लोग यूज कर रहे थे साइड का। जब वो साइड को टच करने वाला सर्कल होता है ना, तो वहां पे x1 x2 के साथ a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाय डिवाइडेड में क्या आ रहा था? a प्लस b प्लस c। सिमिलरली फॉर द y कोऑर्डिनेट। लेकिन फिर ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में अलग अलग कहानियां थी। तो सर्कम सेंटर में हम sin 2a का फॉर्मूला sin 2a का यूज करते हैं, ठीक है? हाँ, तो sin 2a और उसका रट्टा मारने का तरीका ऐसा था, वो सर्कम सर्कल मतलब अंदर में ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल की साइड्स आर द कॉर्ड ऑफ सर्कल, सही है ना? तो कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे ए एंगल बनाएगी तो सेंटर पे 2a बनाएगी ना, ये देखा भी था उस दिन। तो वो 2a के यूज टर्म में उसका फॉर्मूला आया था। प्रूफ हमने नहीं देखा था, बस वो देखा था कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ आएगा, भगवान जाने क्या आएगा, तो बस 2a देखा था कि अच्छा 2a इधर से आता है। फिर और एक चीज था, कौन सा? ऑर्थो सेंटर। उसके फॉर्मूले में कौन था? tan। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही था, सेम टाइप के और फॉर्मूलाज थे। कोऑर्डिनेट्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय वो जिन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है वो डिवाइड में। बट ये फॉर्मूलाज में शुरुआत वाले दो तो फिर भी यूज हो जाते हैं, लास्ट के दो जो है सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बहुत ही रेयर कभी यूज होगा तो होगा, अदरवाइज ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हाँ, एडवांस के पीवाईक्यूज में कुछ क्वेश्चंस है, कॉम्प्रिहेंशन है, जहां तक मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन था या मोर देन वन करेक्ट था, वहां पे कुछ तो सॉल्व करके स्ट्रक्चर वैसा बन रहा था जिसको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा था कि ये वाला स्ट्रक्चर सर्कम सेंटर दे रहा है हमको। वो sin 2a वाली कहानी आ रही थी तो सर्कम सेंटर मिल गया। बट जस्ट तुमको लर्न है और फिर वहां पे राइट करके उसमें वैल्यूज पुट करके कुछ काम करना है, ऐसा तो आज तक मुझे याद नहीं है कि यूज हुआ एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है? वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा ही, और वो दूसरा ऑप्शन इंटरसेक्शन निकाल के रहेगा। तो लाइंस का इंटरसेक्शन आपको याद होना चाहिए। अभी बात करिए अपन ने किसका इंटरसेक्शन कौन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है तो वो है आपके पास स्पेशल ट्राइंगल में भी, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो और उसमें राइट एंगल ट्राइंगल में दो स्पेशल चीज आ जाती है, कौन कौन सी? उसका ऑर्थो सेंटर कहां लाई करता है बताओ? 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे। और सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। सो हाइपोटेन्यूस विल बी दिस डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, सर्कम सर्कल ना। तो अगर सर्कम रेडियस भी चाहिए तो हाइपोटेन्यूस का हाफ। याद आ रहा है? हाँ, ये सब हम पढ़ चुके थे। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किया था इस पे? नहीं तो कर लेते हैं। लोकस नहीं पढ़ा ना अभी तक? एरिया वो डिटर्मिनेंट वाला नाम नहीं सुना ना, डिटर्मिनेंट? वेरी गुड। एचजीओ पढ़ा था क्या? क्या होता है एचजीओ? टू इस टू वन में, सही बात है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक आध क्वेश्चन में नहीं किया, ये रीड कर रहा हूं, मुझे समझ आ रहा, करवाया था। इफ एच इज ए बी एंड ओ इज सी डी देन वर्टेक्स ए इज x1, y1, तो बी सी का मिड पॉइंट निकालना है। क्या था ना? हाँ, मैं तो अभी बोल रहे थे नहीं किया, तो पहले कर लिया था वो। ओके, बहुत छोटे क्वेश्चंस कुछ ऐसे किए क्या? 4,1 इफ वर्टेक्स ए इज, पहले लिख रहा हूं देख लो। ए इज 4,1, बी इज 5,2, सी इज 3,7 and ABCD is a parallelogram, then find vertex D। ये क्या है? नहीं, कर लो। If ABCD is a parallelogram, लिखना है। If ABCD is a parallelogram,
if ABCD is a parallelogram and the vertex A is 4,1, B 5,2, C 3,7, A B C, तो A और C, हाँ मतलब तरीका वही है, बस तुमने वो वर्टेक्स, अच्छा ऑर्डर में ही, हाँ ए बी सी डी ऐसा ही ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं बदलना है। मतलब पैरेललोग्राम ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, उसके बाद डी आ रहा है, तो गोमा 7 और 1 का ये कितना लिखा है, हाँ 6 + 2, सही बात है। नेंस में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, इतना ही लोग को नहीं आता, मतलब सिर्फ इतना सा नहीं, पर इसके आगे और कहानी जोड़ देंगे वो, पर हाँ मतलब ये चीज डायरेक्ट 2-4 बार पूछी हुई है हमने, तो डायरेक्ट सिर्फ ये दे रखा है, फिर इसके कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज दिस, और फिर उस कोऑर्डिनेट का यूज करके कुछ कर दिया आगे। हाँ अरे 3,7 है, तुमको क्या लगा? 3,3। तो पैरेललोग्राम है, एक वर्टेक्स मिसिंग है, बाकी 3 वर्टेक्स दे रखा है, तो कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जहां पे सारे कोऑर्डिनेट्स में कुछ रिलेशन हो, तो एक सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, सॉरी हाँ डायमीटर ना, डायगोनल थोड़ी क्या बोलते हैं इसको, हाँ सही बोला ठीक है। तो दोनों डायगोनल पे मिड पॉइंट सेम ही आता है ना, दोनों मिड पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये भी लिखा था हमने, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा, मींस a + c/2 = b + d/2 होगा, करेक्ट। तो उसका x कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करूंगा, या ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो डायरेक्टली हमें करना है क्या है, a + c = b + d ना, तो x के लिए कैलकुलेशन क्या आएगा, a और c का x कोऑर्डिनेट कितना है, बोलो 4, और दूसरे का 3, अबे x का a का 4 दूसरे का 3 दिखाई दे रहा है, इक्वल टू में कितना लिखो 5 प्लस जो रिक्वायर्ड है d का x ले ले कुछ, मतलब d का कोऑर्डिनेट ले लो ना, तुम कुछ x को y ले लेते हैं, तो ये 4 + 3 = 5 + x आएगा क्या, मतलब दोनों का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने डिवाइड में 2 किया था, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली 4 + 3 शुड बी, सॉरी 4 + 3 विल बी इक्वल टू 5 + x, खत्म, मिल गया x, 4 + 3 कितना 7 - 5, 2 = x। बेटा वहां देखोगे तो साथ समझ जाएगा, उधर कुछ नहीं मिल रहा तुमको, कोई है भी नहीं उधर, क्या 6 ही होगा। y के लिए क्या करेंगे, a और c के कोऑर्डिनेट 1 + 7 ना, और b का कोऑर्डिनेट 2 और d का ले लेते हैं y, तो मिल गया y का वैल्यू 6, आंसर आ गया। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,6, बस इतना सा है। किसका किसका आ गया था, हाथ ऊपर करें, ये आधी से, अरे बहुत सारी क्लास का आ गया था हाथ में, चलो झूठ नहीं बोलना रहता है, सर ये देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। Vertices of a triangle are, vertices of a triangle are 2, -2, -2, 1 and 5, 2. Then लिखे बोर्ड पे लिखे vertices, then find the distance between its ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड। चलो आंसर आया, क्या आया, इसका आंसर लिखा हुआ मेरे पास, √50/3 भी आ गया, हाँ /3 भी आएगा ना, 1/3 करना पड़ेगा। अच्छा किसके इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है,
ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। अच्छा, एच और जी के बीच का ना। ओके, तब ऐसे ना जब भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जब भी ट्राइंगल के लिए सेंटर्स की बातें आएगी, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कोई स्पेशल ट्राइंगल है क्या। आइसोसेलेस है कि राइट एंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल होगा। सबसे पहले ट्राइंगल आइडेंटिफाई करेंगे तो वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं। देखो अभी मुझे नहीं पता, मान लो मैंने रैंडम ले लिया कुछ, तो एक वर्टाइसेस है 2, -2, लेट्स ये ए हो गया, द बी इज -2, 1, द सी इज 5, 2। तो आपने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करी, तो बताओ ए बी का वैल्यू कितना आएगा? द डिस्टेंस बिटवीन 2, -2 एंड -2, 1 निकालते आता है बेटा डिस्टेंस। बताओ क्या लिखो यहाँ पर? रूट के अंदर में एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो 2 -2 मतलब 4, तो 4 स्क्वायर -2 -1 और वो 3 हो जाएगा ना, स्क्वायर ही है तो मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं। सो कितना आ जाएगा ये? 5। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 25, रूट इज 5। ए बी। नाउ बीसी बता सकते हैं? बताओ बेटा बीसी क्या आएगा? द लेंथ बीसी बी कहां से आ गया? 4 कहां से आया? नहीं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे। द बी इज -2, 1 एंड सी इज 5, 2। क्या लिखूं? नहीं, उससे लास्ट क्लास, उससे भी पहले का क्लास, पहला क्लास ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये टर्म्स एंड का याद कर लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बहुत आसान था। ओए चुप बैठने का है। हाँ हाँ हाँ, बताना नहीं है उसको बेटा, मेरे कान तक आवाज आ रही है। 7 स्क्वायर प्लस वो सब कौन बोल रहा है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, द होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर ना। बहुत सिंपल होता है यार डिस्टेंस फॉर्मूला। तो गोस्वामी बताओ 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 डिस्टेंस बताओ। अरे हाँ, 5 + 2 ना, 7 स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना नहीं आता बेटा, बहुत दिक्कत आ जाएगी मैथ्स में। 49 + 1 50 होता है, तो BC इज √50। एक और डिस्टेंस है, चलो एक और मौका दिया तुमको सी निकालने का। बताओ सी है या ऐसे निकालने का? रूट के अंदर ना बेटा। हाँ, 5 - 2 द होल स्क्वायर प्लस, करेक्ट, 2 + 2 द होल स्क्वायर। कितना हो रहा है? 5 - 2 इज 3 ना, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 आया। तो सी ए का वैल्यू भी कितना आया? 5। ए बी का वैल्यू भी कितना था? 5। बट दूसरा वाला चीज कितना है? ये 5 आया, ये 5 आया और ये √50। तो ये आइसोसेलेस, सॉरी हाँ आइसोसेलेस तो दिख ही रहा है, बट अगेन ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर भी होगा ना। 5 स्क्वायर इज 25, ये भी 25 और ये 50। तो आपके पास क्या आ गया? ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आया। तो ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ट्रायंगल कैसा हुआ? सिर्फ आइसोसेलेस या राइट एंगल आइसोसेलेस? करेक्ट। तो फिर से एक डायग्राम बना सकते हैं। 90 डिग्री में कौन सा वर्टेक्स आएगा? बताओ, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा?
ये ऊपर वाला पॉइंट ए लिया ना हमने, सो ए से दोनों साइड्स 5 वाली कॉमन है, सो 5 5 उसके सामने वाला दैट बीसी विल बी हाइपोटेन्यूज ना, तो ये बीसी आ जाएगा √50। तो अब मुझे चाहिए था एच और जी के बीच का डिस्टेंस, तो एच तो क्या आने वाला है यहाँ पे, करेक्ट, तो यार एच इज इक्वल टू आ जाएगा ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स कितना है 2, -2, ये वाला ना, तो ये ए ही एच होता है, राइट। अब जी तो निकाल सकते हो ना, तो जी कितना आएगा, करेक्ट 5/3, तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3, तो 2 2 2 सब कट गया, 5/3, 1/3, और फिर एच और जी का डिस्टेंस तो निकाल सकते हो फिर से, या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते थे, आपको पता है ना, ये एच यहां पे आएगा, जी कहीं पे आएगा, और ओ यहां पे आएगा, और ये डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वली आने वाली है ना, √50 का हाफ ही आएगी ना, ये पूरा √50 था, ये डिस्टेंस तो इक्वल होती है, और ये पूरा चीज में एच जी ओ 2:1 आता है, तो इस पूरे आर का 2/3 कर दो, मतलब ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, एच जी इज इक्वल टू एच ओ इंटू 2/3। हाँ, ये वाला और अच्छा सा है, वो एच जी वाला 2:1 का फॉर्मूला याद है, तो एच जी ओ ये 2 होगा और ये 1 होगा, तो ये एच जी अगर मुझे निकालना है, तो एच जी इज 2/3 पार्ट ऑफ एच ओ, राइट, 2/3 ऑफ एच ओ विल बी एच जी। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, दिखाई दे रहा है क्या लिख रहा हूं मैं, नहीं, ये कंप्लीट चीज जो होती है हमने पढ़ के रखा है, एच जी ओ में जी डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, राइट। इट मीन्स एच ओ का डिस्टेंस अगर 3 है, देन एच जी का डिस्टेंस कितना होगा 2, सो 2 पार्ट्स होगा एच ओ का, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एच जी इक्वल टू 2/3 ऑफ एच ओ, 2/3 ऑफ एच ओ विल बी एच जी। इसमें कोई कंफ्यूजन, एंड एच ओ, तो एच ओ में ये वाला चीज जो है आपके पास सर्कम सेंटर होता है, राइट, तो सर्कल तो ऑल वर्टिसेस से पास होता है ना, तो अगर ये रेडियस, सॉरी ये डिस्टेंस आर है, तो ये भी कितना आएगा आर, ये भी कितना आएगा आर, तो बेसिकली डायरेक्टली एच ओ जो आएगा, एच ओ कौन है, ये वाला पॉइंट ना, तो एच ओ की जगह पे मैं आर लिख सकता हूं क्या, सर्कम रेडियस ले लिया आर, ठीक है, बट 2r कितना होगा, 2r तो पूरा साइड हाइपोटेनस हो जाएगा ना, तो 2r इज BC, सो BC/3, सो HG इज √50/3, ये आंसर आ गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और ये सब निकाल के भी आप यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हाइपोटेनस/3 भी कर दोगे तब भी आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं, चलो नोट कर सकते हो जिसका नहीं आया था अभी तक, और बहुत ही कम लोगों का आया था, नोट कर सकते हो, कर लिया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर, अर्थोसिंथेसिस के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, मैं देखता हूँ वर्कशीट भेजता हूँ, अगर ये मॉड्यूल आज मिल रहा होगा तो ठीक है, अभी कल तक तो मिल ही जाना चाहिए, या फिर वर्कशीट भेजता हूँ, ठीक है, तो वहां पे इनके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला एक्स सेंटर भी होता है, जैसे इन सेंटर हमने पढ़ा था, तो इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट था, एंगल बाइसेक्टर का ना, तो अभी एक्स सेंटर भी होता है, लिख सकते हो हेडिंग डाल के, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं बट पता होना चाहिए।
सेंटर क्या है? तो छोटा सा ट्रायंगल है, अभी ये मैं बहुत छोटा सा लूंगा यार, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ा हो जाता है। ये नहीं जानता, ठीक है, ये ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या? तब इस ट्रायंगल की साइड्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे। तो आगे बढ़ा ही सकते हैं ना? कुछ एक साइड कम लग रही है, हाँ ऐसे। तो अब इसमें टू साइड्स को जो एक्सटेंडेड पार्ट है उधर टच करे और ट्रायंगल की एक साइड को वो एक्सटर्नली टच करे। एक्सटर्नली मींस बाहर की साइड से। तो अभी हमने इन सेंटर क्या पढ़ा था? अंदर में जो सर्कल बनेगा टचिंग ऑल द थ्री साइड्स इज कॉल्ड द इन सर्कल ना। तो अभी किसी भी साइड को एक्सटर्नली टच करे सच दैट इनको एक्सटेंड करने पे ये जो दो लाइन है इनको भी टच करे, तो वैसे सर्कल को बोलते हैं एक्सटर्नल सर्कल। जैसे ये एक्स सर्कल हो रही, तो यहां पे सर्कल बनाऊंगा तो इधर वाली लाइन और इसको टच करना चाहिए। अगर मैं नीचे में बनाऊंगा तो ये वाली लाइन ट्रायंगल में जो पार्ट थी ट्रायंगल का बेस और ये जो व्हाइट वाली हमने एक्सटेंड करके जो साइड्स बनाई है वो सब, तो इन दोनों को भी टच करें। तो कितने सर्कल्स बनेंगे? 3। एक इधर से ये बना, दिखाई दे रहा है, दूसरा और आएगा वहां पर, तीसरा भी बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तब 3 सेंटर्स आएंगे ना, 3 साइड्स को टच करने वाले 3 सर्कल्स। तो इन तीनों सर्कल्स को बोलते हैं एक्स सेंटर्स, और ये जो सर्कल्स है वो एक्स सर्कल्स है। तब इनको नाम दे दो। नेक्स्ट ये पॉइंट अगर ए है, इधर बी है और ये सी है, तो ए के सामने वाला जो सर्कल है अपोजिट साइड में इधर, इसके सेंटर को लिखते हैं हम लोग I1। बी के अपोजिट वाले को लिख देते हैं I2 और सी के अपोजिट वाले को I3। नाम वाम तो ठीक है, I1 I2 I3, बट ये चीज आती कहां से है? ज्योमेट्रिकल भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इन सर्कल किसका इंटरसेक्शन पॉइंट था? कौन सा एंगल बाइसेक्टर्स? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ना। हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़ लिया? हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं पढ़ा अभी? ओके। तो अब यहां पे फिर से एंगल बाइसेक्टर का ही एप्लीकेशन है, बट 2 साइड्स के लिए तो वो बाहर टच कर रहा है ना, बाहर बोले ये एक्सटेंडेड पार्ट में टच कर रहा है ना। तो यहां से ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैंने एक का एंगल बाइसेक्टर लिया, तो ये तो पास हो रहा है। दूसरा जो रहेगा इस वर्टेक्स का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर रहेगा। सिमिलरली थर्ड वर्टेक्स का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो 2 वर्टेक्सेस के लिए एक्सटर्नल एंगल और 1 वर्टेक्सेस के लिए वो इंटीरियर एंगल ही रहेगा जिसके अपोजिट में है। जैसे कोई और मैंने ट्रायंगल बनाया ऐसे, तो यहां पे ये एक वर्टेक्स से इधर वाला एंगल बाइसेक्टर आया, इस वर्टेक्स के लिए इंटीरियर एंगल तो ये आएगा ना, हमें ये वाला एंगल का बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये यहां पे जो लिखा है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, इधर में भी इस एंगल का, और ये सेम वर्टेक्स का है। क्यों ऐसा? आप वही कहानी एंगल बाइसेक्टर की, सर्कल को बाहर से जब टच करते हैं तो टेंजेंट के बीच वाला एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए ना। याद आ रहा है ना, ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने। तो यहां पे दिख रहा है क्या तुमको? वो ए से 2 लाइन्स जा रही है और इधर से भी 2 लाइन्स पास हो रही है ना, तो इधर का भी एंगल बाइसेक्टर इसके सेंटर से पास होगा। तो 2 साइड के लिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर या 2 वर्टेक्सेस के लिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और 1 वर्टेक्सेस के लिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा वो होगा एक्स सेंटर। समझ में आ रहा है?
हाँ, ये थोड़ा रेयर ही यूज होता है क्योंकि तुमको दिख ही रहा है कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। तो मेंस में तो अभी तक मुझे याद नहीं है, पूछा एडवांस में आया है और वहां पे कॉम्प्रिहेंशन से आया था। तो इंफॉर्मेशन जरूरी है, फॉर्मूला वगैरह रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ता है, इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अच्छा ये है क्या और कहां से आता है। हाँ, लिख सकते हो। छोटा सा ट्रायंगल बनाना, वरना ये वाला ट्रायंगल सर्कल बहुत बड़ा बन जाएगा तुम्हारा। ये ट्रायंगल छोटे बनाने का तो ड्रॉ करो, तो शायद ज्योमेट्री ड्रॉ करते करते और समझेगा कि कौन से सर्कल और कौन से सेंटर्स की बातें हो रही है। आप फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि बहुत आसान सा है। तुमको इन सेंटर का फॉर्मूला याद है? इन सेंटर का मान लो ये I1 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ax1 प्लस by1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। बट ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ये पहले साइड BC मतलब लेंथ a वाली साइड ना, ये होती ना लेंथ a वाली साइड, उसको इंटरनली टच कर रहा था, अंदर से टच कर रहा था। अभी बाहर से कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो यहां पे a के सामने माइनस आ जाता है। तो अगर मुझे I2 लिखना है तो I2 का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? I2 किसके सामने है? B के ना। तो ये पॉइंट ax1 आगे माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट तो खुद से लिख ही सकते हो ना, सेम पैटर्न में। हाँ, वो भी लिखेंगे y कोऑर्डिनेट भी। बट I3 बताओ, I3 का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c। बोलो। अब एक्चुअल तरीका तो क्या है ना, वो पूरा कैलकुलेशन करके हमने काम किया। बट हम एक थोड़ा सा बेसिक सा एक लॉजिक जो बहुत सारी जगह पे हमारे काम आता है कि मैथ्स में अगर आपने डायरेक्शन बदल दी तो क्या डिफरेंस आएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल की साइड AB है, ठीक है। इन सर्कल इधर से टच कर रहा था, एक्स सर्कल इधर टच करता है, सेम साइड में है। बट अगर ये C है, हाँ, तो इन सेंटर यहां टच करता था ऊपर की साइड में ना। अब एक्स सर्कल नीचे से टच कर रहा है क्या? तो और इस साइड का लेंथ कितना था? वर्टेक्स A के सामने वाली साइड को नाम A देते हैं ना हम लोग। तो A को जहां पे सर्कल अब टच कर रहा है, इन सर्कल और एक्स सर्कल में वो चीजें बदल गई। और अच्छे से बताऊं मैं तो देखो, ये साइड है, इधर टच करूं इधर टच करूं, वो दोनों सेम साइड में टच कर रहे हैं। बट अगर एक सर्कल मैंने ऐसा लिया, मान लो ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है, तो 1 और 2 इस लाइन को अपोजिट साइड में टच कर रहे हैं। तो किसी ट्रायंगल के लिए 1 इन सर्कल हुआ तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा, मान लो एक्स सर्कल हुआ, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना। तो ये एक्स सर्कल हुआ, तो एक्स सर्कल में इस साइड का जो कोऑर्डिनेट है, इन सर्कल या इस साइड का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो इन सर्कल में जिस तरीके से यूज हुआ था उसका अपोजिट साइड में यूज होगा। तो इन सर्कल का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, इन सर्कल के सेंटर का फॉर्मूला क्या था? ax प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाय a प्लस बी प्लस सी ना। तो वहां पर बस हमने उस साइन को चेंज कर दिया, एक ही जगह पे माइनस है। लॉजिक समझ में आ रहा है? पूरा तरीका तो क्या है, अच्छा सा एंगल बाइसेक्टर निकालो तीनों, उनका इंटरसेक्शन निकाल लो। वो लेकिन हम नहीं करते, रट्टा मार सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक यही है कि वो अपोजिट साइड में चला गया, इसलिए वो कोऑर्डिनेट बदल गया या उस ए का साइन बदल गया। ठीक है, यहां पे y के कोऑर्डिनेट्स लिख लिया ना, क्या आएगा बोल के दिखाओ? माइनस a y1 प्लस b, बोलो क्या लिखो बेटा? cy2, मैं गधे y3
1 और 2 लिख दिया तो 3 आएगा ना, थोड़ा तो दिमाग चलाया कर। अरे सेम चीज नहीं होती है 2 और 3, 2 करोड़ और 3 करोड़ अलग अलग बातें हैं। सर वो सर अलग अलग डिफरेंस नहीं, यही डिफरेंस आगे जाके वो सब बाकी के डिफरेंस क्रिएट करता है। आज तुम 2 और 3 को सेम रखो, फिर बाद में भी यही होगा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सब बराबर ही होगा। 2 करोड़ का पैकेज 3 करोड़ का पैकेज सब बराबर है। 2 करोड़ भी चलेगा। 2000 2 लाख चलेगा। 2 लाख बस, 2 लाख पैकेज में क्या होगा? सर कितना महीने का सैलरी हुआ? रोज 50 की फ्राइंगी तो हटाओ अभी है, ये कलर दिखाई दे रहा है, बदल लेते हैं। ये किधर है वो सेलेक्ट वाला? आता ही नहीं। चलो आगे बढ़े। डिटरमिनेंट जानते हो? फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा, उसको ओपन करना सीखा है? कंपोनेंट बना डिटरमिनेंट, अरे ऐसे 2 लाइन लिखती होगी, फिर वो ऐसा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन करते हो, हाँ उसका नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है, तभी उसके फॉर्म में अपने को एरिया भी लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली भी लिखेंगे और उसके फॉर्म में भी लिखेंगे, थोड़ा सा याद करना आसान रहता है और पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न, और पैटर्न का क्या फायदा होता है तुम सीरीज में सीख चुके हो। अगर 3 टर्म्स का पैटर्न मिल गया तो आपको 1000th वाला टर्म भी निकालना है तो निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग भी एरिया में अभी पैटर्न ढूंढेंगे कि 3 वर्टाइसेस वाला स्ट्रक्चर, 4 वर्टाइसेस वाला, 5 वाला, 10 वाला, 10 वर्टाइसेस वाले स्ट्रक्चर का एरिया भी निकालना पड़ेगा ना। तो पैटर्न ढूंढते हैं कोऑर्डिनेट्स में। तो हेडिंग डालो एरिया। तो पहला तो ट्रायंगल ज्योमेट्री की बातें कर लेते हैं। तो पहला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/2a² की √3/4a²। 2 ही लोगों का जवाब आया, लिख लो। एरिया ऑफ, पहला वाला पढ़ लिखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। √3/4 into a²। अगला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस x1, y1, x2, y2, x3, y3। समटाइम्स एरिया को ऐसा डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन तो पता है ना एरिया का, बेस इनटू हाइट आता है। तो एरिया का वैल्यू हाफ हाइट इनटू बेस होता है, राइट। ये तो ट्रायंगल का एरिया सबको पता ही है। अब यहां पे अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आपको पहले ये बेस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, हाइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के कुछ तरीके हैं जो अभी आज नहीं पढ़ेंगे, बट क्या है जस्ट वर्ड में समझ रहे। ये लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं और फिर यहां से डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन जब होता है तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस आ जाता है, सेकंड्स में आ जाता है, बहुत आसान सा है, ठीक है। बट अभी वो लाइन का इक्वेशन निकालना नहीं आता और डिस्टेंस का फॉर्मूला, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, तो मैं अभी प्रूफ नहीं दिखा रहा हूं, ओके। तो ये
मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, हाइट मिल गया, बेस मिल गया, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो x1 x2 y1 y2 x3 y3 इन सब के टर्म में कुछ तो रिलेशन आएगा ना। अब वो रिलेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो बढ़िया सा दिखता है, वो हाफ टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अब इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है कि ये हाफ लिख दिया और फिर यहां पे 1 के मल्टीप्लाई में बाकी दो लोगों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर उसको भी अच्छे से लिखते हैं, ये 1 इंटू ये वाला पार्ट x2 x3 y2 y3। ठीक है, पर अभी मैं पूरा लिखाऊंगा तो डिटर्मिनेंट जैसा ज्यादा हो जाएगा। तुम लोग की शक्ल देख के लग रहा है सर क्या डिटर्मिनेंट बढ़ा रहे हो। डायरेक्ट ओपन करते आते हैं फिजिक्स वाला, मतलब फिजिक्स के लेक्चर में जैसा पढ़ा होगा। बताओ क्या आएगा, बताओ। हाफ इंटू, अरे बोलो, x2 इंटू y3 ना, माइनस हाँ y2 इंटू x3 x3 इंटू y2, एक ही बात है। फिर आगे माइनस के प्लस, माइनस ना, अरे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा ना वेक्टर में, बताओ माइनस, हाँ इसका रो और कॉलम छोड़ के बाकी लोगों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो x1 y3 माइनस हाँ x3 y1। एक और टर्म आएगा क्या, कौन सा वाला, लास्ट वाली रो को ऐसा छोड़ दिया, ये रो और ये कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो और कॉलम को छोड़ दिया, तो ये जो लोग बाकी लोग बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो प्लस में ना अभी, प्लस x1 y2 माइनस x2 y1। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, ये हाफ टाइम्स में ये x2 y2 माइनस x3 y2। ठीक है, x और y लिख रहा हूं, थोड़ा सा पैटर्न दिखेगा, x y ये माइनस को ना अंदर भेज दो, यहां पे भी प्लस बनाते हैं। कुछ गड़बड़ लिखा, ओके, x2 y3 माइनस x3 y2। ओके, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा ना, x3 y1 माइनस x1 y3 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1। अब थोड़ा सा और रीअरेंज करूं मैं जस्ट इसको, तो देखो क्या खास चीज दिखाई दे रही है। ये हाफ के मल्टीप्लाई में 3 वर्टाइसेस थे अपने पास ट्रायंगल के, x1 x2 और x3 वाले, तो पहले वो x1 वाले को मैं लेके आया, तो वो xy माइनस xy 1 2 2 1 ऐसे ही है। लास्ट वाला टर्म x1 y2 माइनस x2 y1 है। दूसरा वाला बताओ, तो मैं साइक्लिक पैटर्न समझते हो, 1 2 के बाद में 3, तो 2 3 वाले को अभी लिखता हूं। मैं क्यों पैटर्न फाइंड कर रहा हूं, बिकॉज मुझे अभी 3 वर्टेक्सेस पे नहीं जाना है, 4 5 6 nth वर्टेक्स तक भी जाना है, तो हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं। इसको लिख रहा हूं मैं x2 y3 माइनस x3 y2। ठीक है, लास्ट टर्म x3 y1 माइनस x1 y3। कोई कंफ्यूजन है इनमें ना, कुछ खास पैटर्न है। देखो 3 वर्टाइसेस थे, तो पहले 1 के साथ में 2 आया, 1 2 और 3 होता है ना आपके पास, तो 1 2 फिर 2 3 फिर 3 1, वापस से वो 3 के बाद 1 आ गया। तो अगर यहाँ पे 4 होते तो क्या होता, 1 2 2 3 3 4 4 1। 5 होते तो 5 तक जाते, और लास्ट में 5 और 1 आ जाता, ऐसे ही ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसमें भी क्या कहानी है, देखो पहले ये xy 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 हर बार वैसा ही लिखा हुआ है,
1 2 तो इधर 2 उसको रिवर्स करके 2 1, 2 3 तो 3 2, 3 1 देन 1 3, तो 1 2 2 3 3 1। साइक्लिक पैटर्न सबको समझ में आता है। तो अगर ये 1 2 3 टिल n तक है, n वर्टाइसेस है, तो n के बाद वापस 1 आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग यहां से जनरल चीज लिख सकते हैं, ये नोट करने का मौका दिया जाएगा। पहले बोल के दिखाओ। क्वाड्रिलेटरल है अगर, तो उसके 4 वर्टाइसेस होंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। So the 4 vertices in order, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। देन एरिया क्या आएगा? हाफ, ये हाफ रहेगा ना। आप ऐसा भी सोच सकते हो, सर अभी हाफ क्यों आएगा, वो तो ट्रायंगल वाला चीज में आता है ना हाफ। तो एक्चुअली ये 2 ट्रायंगल्स का एडिशन ही होने वाला है। तो हम लोग तो सारे पॉइंट्स के लिए अलग अलग टर्म्स लिखने वाले हैं ना, तो सारे ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो वो हाफ रहेगा। तो हाफ टाइम्स सबसे डन है x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, सही है, प्लस करेक्ट x3 y4 माइनस करेक्ट x4 y3। और एक टर्म आएगा क्या, कौन सा, x4 के बाद y1 माइनस करेक्ट। अब एरिया है तो हमेशा कैसा आना चाहिए, यस पॉजिटिव ना, तो मोल लगा दिया, यहां पे भी लगा सकते हो। ये सिर्फ एरिया है इसलिए लगाया, ओके, और कुछ काम नहीं है। एरिया है तो सारी चीजें पॉजिटिव चाहिए। पैटर्न समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नोट कर सकते हैं इधर से। एन वाला खुद से लिख लोगे, ये जरूरत नहीं है। एन वर्टाइसेस रहेंगे तो क्या करोगे, ऐसे ही पैटर्न चलते चलते जाएगा और लास्ट में एन के बाद 1 आ जाएगा। लिखवाने का रिक्वायरमेंट है नहीं? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यार एन वाले का बहुत रेयर कभी जरूरत पड़ा तो, अदरवाइज तो किधर ही जरूरत पड़ेगा। 12th में लिमिट वगैरह कुछ निकलवाया तो बात अलग है, बट नहीं मिलता है उसके एन का एप्लीकेशन। 3 वर्टाइसेस 4 वर्टाइसेस का जरूरत पड़ता है। अब यहां पे एक और चीज है, एरिया अगर आया तो अब स्ट्रेट लाइन के पास जा रहे हैं हम लोग। अभी तक तो बेसिक ज्योमेट्री की बातें थी। 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो उनका एरिया कितना होगा, 0 ना। हाँ, तो 3 पॉइंट्स अगर हमें पता करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, एरिया 0 है या नहीं है। और भी तरीके आएंगे आइडेंटिफाई करने के, बट ये एक तरीका आया। अब अगला हेडिंग डालते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन करना है? हेडिंग हेडिंग हाँ, एक क्वेश्चन, हेडिंग डालते चलो कर लो, एक क्वेश्चन तो कर ही लो। Find coordinates of a point P find coordinates of point P if area of triangle PAB is 10, area of triangle PAB is 10 and PA equal to PB. Also A is 3, 4
and B is 5 comma minus 2. You have to find the coordinate of point P such that area of triangle PAB is 10 and PA equal to PB and A is 3 comma 4, B is 5 comma minus 2. In case 1 से ज्यादा अगर P के coordinates आना है तो एक्सप्लेन करना है why we are getting multiple coordinates for P. चलो किसका इसका आंसर आया? The answer should be 1,0 and 7,2. 1,0 and 7,2 नहीं आया, 7,2 आ रहा है, 1,0 नहीं आया. ओके, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो मैं भी मैंने वहां पे आंसर गलत नोट करके रखा हो, चेक कर लेते हैं. ओके, सेकंड आंसर क्या आ रहा है आप लोग का? 7,2 एंड अदर आंसर मैं किसी का आया, तुम्हारा क्या आया? सर मेरा तो गलत ही आता है. हाफ कॉमा 5/2 कि 5/2 कॉमा हाफ? कैलकुलेशन गलत कर दिया मैंने, वापस करना. ओके, चलो देख लेते हैं. जो भी ट्राइंगल होगा ऐसा कुछ है. लेट्स ये पॉइंट था A 3,4, इधर वाला पॉइंट है 5 comma minus 2. लेट्स दैट P इज A comma B. तब इसका एरिया कितना गिवन है? 10. अब यहां पे एक से ज्यादा पॉइंट्स आएंगे फॉर श्योर, बिकॉज ट्राइंगल इधर भी तो बन सकता है ना. अगर P इधर होता तब भी क्या दिक्कत है तुमको? ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया भी तो सेम ही आएगा ना. तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा पॉइंट्स आने वाले हैं, करेक्ट. तो बट आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन में ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिल जाने चाहिए. बस आपने सारी चीजें करेक्ट सॉल्व करनी चाहिए. तो देखिए दूसरा वाला कोई एक P रहेगा यहाँ पे, तो अभी मैं किसी भी एक के लिए आप सॉल्व करो ऑटोमेटिकली दूसरा मिलेगा. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉड, हाफ तो बाहर निकाल सकते हो ना मोड से. हाँ, तो ये हो गया x1 y1, इधर आ गया x2 y2 एंड दिस वैल्यू इज 5 -2 कैन बी x3 y3. तो फॉर्मूला पता है क्या? xy 1 2 2 1 प्लस xy क्या लिखू? 2 3 3 1 3 2 3 2. अगला xy बोलो 3 1 1 3. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो अब यहां पे ये एरिया पूरा का पूरा वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है 10, करेक्ट. सो x1 आप किससे रिप्लेस करोगे? x1 इज A, y1 इज B. तो हाफ, अच्छा हाफ को उधर भेज दूं, कितना होगा अपोजिट में? 20. एंड नाउ x1 एंड y2 किसको लिया हमने? 3,4 को लिया ना सेकंड पॉइंट. तो इधर का A इधर का 4, तो 4A माइनस x2 इज 3 बट y1 इज B, तो 3 भी आएगा. तो ये सब मॉड में चल रहा है अभी. प्लस x2 y3, तो y3 का वैल्यू कितना है? -2. तो 3 - 2 इज -6 माइनस x3 y2 20, करेक्ट. तो ये इतना. एक और टर्म आएगा ना अभी यहां पे x3 y1 इधर से 5A नहीं 5B, y1 इज B ना, 5B. फिर x1 y3 A
इंटू -2, तो +2a हो जाएगा क्या, द होल मॉड। कोई कंफ्यूजन, सबको ऐड कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं ए वाले कौन कौन है, 4a +2 है, 6 है। बी वाले -3 + 5 +2 भी, -2 नहीं ना, +2 ए था ना बेटा अपने पास, +2 आया ना, -2 कैसे आया, यहाँ पे y3 का वैल्यू कितना है, -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे गलती करी, ये x1 इंटू y3, तो x1 इज ए बट y3 itself इज -2, so it will be -2 है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक बीच में माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस 2 है, ठीक है। और बाकी बीच में 20 और 6 इज 26, द होल मोड इज 20। इतना मोड आता है क्या, क्या करेंगे, प्लस और माइनस के साथ ओपन करेंगे, बस कुछ तो याद होगा, पढ़ा था, हाँ तो बोल के दिखाओ, 6a + 2b - 26 इक्वल टू प्लस और -20, 2 से डिवाइड कर दे, 3a + b -13 इक्वल टू ±10। तो यहां से दो इक्वेशंस आएगी, आइदर 3a + b -13 इक्वल टू 10 और 3a + b -13 इक्वल टू -10। तो 3a + b इक्वल टू 23, करेक्ट, और 3a + b इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस में कोई दिक्कत, लेकिन इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है, आइदर ये होगा आइदर ये होगा ना। इनके साथ में एक और कंडीशन गिवन है, वहां से एक और ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए, कौन सी कंडीशन, PA = PB। तो सॉल्व किया तुम लोगों ने, PA = PB, वो भी कर लिया, फिर भी आंसर नहीं आया, ओके चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। कहा गया PA = PB, थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो यहां पे सॉल्व करते हैं अभी PA = PB। तो PA = PB में दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो PA² = PB², क्या आ जाएगा ये, A - 3 का होल स्क्वायर प्लस B - 4 का होल स्क्वायर। यस, बताओ आगे क्या लिखूं, सामने PB का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, बताओ। मैं यार जब भी बाहर देखता हूँ तभी वो करते हो। हाँ तो क्यों देखते हो बाहर, कितना देर से करेंगे? PA का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ना बेटा P और A के बीच में, तब बताओ PB का स्क्वायर क्या आएगा, 5 है। अब बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला तुम बताओ बेटा, तो बोला गया क्या? हाँ, वही same। हाँ तो बोल, चलो वेट 5 - A √ तो A - 5 लिख दो, A - 5 का स्क्वायर आगे प्लस, तो B + 2 का होल स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व किया, A + B का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, A² B² तो कर जाएगा ना यार, चलो स्टेप दिखाई देते हैं, A² क्यों दिखाने का, आता है ना तुमको A + B का होल स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ जाएगा, -6 है और वहां पे -10 है, इधर आके प्लस का 4 है, ठीक है, इधर में आएगा -8b, उधर में आएगा प्लस का 4b, इधर आके -12b, कांस्टेंट टर्म में इधर में 25 चला गया, तो -4 = 0, तो 2a - 3b - 1 = 0। यही इक्वेशन है ना, मैंने गड़बड़ किया, A - 3 हाँ हाँ, A - 3, ये इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन ये है। अब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, तो ये इक्वेशन 1 में लिख दो,
इसको 2 ले लो और ये वाली थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में क्या है आपके पास a माइनस 3b माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू 23। ये मैंने डायरेक्ट बस a माइनस बी का होल स्क्वायर ही ओपन करके लिखा है, इतना सबको आता है ना, पूरा स्टेप में दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा लिख के रखने की जरूरत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे? अबे कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियसली दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे ना, तो नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो या कुछ भी कर दो, एक ही बात है। तो क्या है आंसर? 7,2 और 1,0। डायरेक्ट लिख दो, सबको आता है? हाँ, तो यहां से आ जाएगा आई का वैल्यू 7, पक्का? हाँ 7 से जाए 21 और प्लस 2 और बी का वैल्यू 2 आ जाएगा, करेक्ट। 7 माइनस 6 माइनस 1 इज 0, करेक्ट। और दूसरा वाला करेक्ट, ये 3a प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड a माइनस 3b माइनस 1 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे तो 1,0 आ रहा है, ये भी आ जाएगा। अगर सामने में सॉल्व करके आता है, हाँ, इनको सॉल्व कर लेगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर मिल गया आपको। किसका किसका आया था, हाथ ऊपर करें। 7,2 ओके 7,2 किसका किसका, एटलीस्ट 7,2 तो आ गया था, 4-5 लोगों का आया था। चलो तुम्हारा नहीं आया था, माइनस की वजह प्लस 6 ले लिया। वेरी गुड। चलो जिसका नहीं आया अभी नोट कर सकता है। अबे यार हमें देख, अरे हर बार अभी हाथ रह गया। तो चल नीचे जा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन लिखो। जीरो कॉमा जीरो, 0, 0, 0, बी, 0, 0 नोट करना बाकी है। 0, बी एंड 1, 1 आर कोलिनियर। 1, क्या बोला पहला पॉइंट, क्या बोला? 0, 0 मैं 0, 0 को बदल दो, फिर a, 0 कर दो। a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear. Then find the value of 1 by a plus 1 by b. a plus 1 by b. Again, a, 0, 0, a, 0, 0, b, a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear. Collinear means lie on same line. Then find the value of 1 by a plus 1 by b. ये find करना है तुमको बस. So for the collinears, the area will be 0. डिस्टेंस से भी कर सकते हो, बट स्लोप ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्टेंस में दिक्कत है, कौन भी सेंटर वाला पॉइंट है तुमको क्या पता? ए बी सी है कि ए सी बी है, नहीं पता है ना, इसलिए डिस्टेंस सबसे खराब चीज है। सबसे अच्छा चीज होता है स्लोप, पर हमने अभी वो पढ़ा नहीं है। उसके बाद है एरिया, इसमें भी तुम कर सकते हो, बस वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आगे पीछे करने पड़ेंगे।
क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? 1 स्लोप से किया है, ठीक है, एरिया से कर लो। हाँ ये भी तो निकाल भी नहीं पाएंगे, एक ही इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, 2 इक्वेशंस का जरूरत नहीं है, 1 + 1/b डायरेक्ट मिलेगा। कहीं पे a + b = ab आ जाएगा, ab से डिवाइड कर दो। सही कर रहे हो। इसको तो तुमने कहीं पे माइनस का गलती क्या होगा? इसका x और इसका y कोऑर्डिनेट ना, हाँ ए बी माइनस वो बाकी सब तो हो गया। फिर इसका x कोऑर्डिनेट, हाँ तो माइनस भी और वो ए बी माइनस होना चाहिए था, माइनस भी माइनस से आएगा। एरिया का फॉर्मूला बेटा, एरिया और x1 y1 x2 y2 वाला, हाँ ये वाला करेक्ट। एंड दैट वैल्यू शुड बी 0 बिकॉज कोलिनियर है तो एरिया 0 आएगा। आया? ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ट्राइंगल अगर रहेगा तो ऐसे होना चाहिए, बट अगर कोलिनियर है तो उनका एरिया क्या होना चाहिए? 0। पर हमें वो ट्राइंगल में देखने में अच्छा लगता है तो हमने ट्राइंगल में लिख दिया, बस एरिया कैलकुलेट करके इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हाफ x1 y2, इधर x और y कोऑर्डिनेट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो x1 इसको लिया मैंने, x2 इसको और फिर x3 इसको। तो पहले क्या आता है? x1 के साथ y2, x1 कौन है? a, y2 कौन है? b। तो मॉड के अंदर में a b माइनस 0 × 0 तो 0 ही रहेगा, इन दोनों पॉइंट्स का हो गया राइट। फिर प्लस इधर का x कोऑर्डिनेट, इधर का y कोऑर्डिनेट, तो 0 × y3 इज बेसिकली 1 ना, तो 0 × 1 इज 0 माइनस b × 1 b प्लस यहां पे इधर का x3 × y1 ना, तो y1 इज 0, तो 0 माइनस उल्टा ना y3 × a, तो माइनस a एंड दैट वैल्यू शुड इक्वल टू 0। अब 0 है तो मॉड का कुछ काम है क्या? नहीं, तो बोल जाओ। तो ए बी 0 0 सब खत्म, माइनस बी माइनस है और भेज दो a + b को उधर, a + b = ए बी। अब क्या पूछा उन्होंने? 1 तो डिवाइड कर दे, दोनों साइड में ए बी से डिवाइड कर दिया, तो a डिवाइडेड बाय ए बी प्लस b डिवाइडेड बाय ए बी शुड इक्वल टू 1 ना, इधर से a गया, इधर से b भी गया, तो 1/b + 1/a इज 1। स्लोप से डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ स्लोप से एक स्टेप में आ जाएगा, पर अभी हमने स्लोप नहीं सीखा इसलिए मैंने एरिया से दिखाया, ठीक है। ये भी समझ में आया ना? कोई कंफ्यूजन? एक ही मिनट, कुछ तो बोल रहे हैं लोग, जल्दी छोड़ दे। ये 10:30 बजे सब लोग छूटेंगे ना, तो हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है छोड़ देते हैं, आप चिंता क्यों करते हो? 10 बज गए क्या? अबे 10 तो बज गए। तुमको मॉड्यूल मिलने वाले हैं ना, तो फिर बाकी बच्चे 10:30 बजे छूटेंगे तो फिर वो मॉड्यूल दे नहीं पाएंगे ना, सब लोग भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो तुम लोग को दे रहे हैं अभी पहले, ठीक है। तो अपना अभी इसके आगे वैसे नया हेडिंग डालने वाले थे लोकस, वो थोड़ा सा अच्छा होता है लोकस, ठीक है।
अब एक्चुअल ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई, अभी तक तो ठीक था। तो आपको बहुत काफी